तो बेटा पहले जो था हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था अभी तक। अब हम लोग जो है बेटा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम। तो आप बेसिक मैथ्स और लॉगरिथम को कई जगह जो कंबाइंड भी देख सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथम में ना बेटा जो अभी तक बेसिक आपने पढ़ा है ना, तो वो भी काफ़ी कुछ यूज होने वाला है। दूसरी बात, बीच बीच में इसमें भी कुछ बेसिक बातें आएंगी। ठीक है, तो बेटा लॉगरिथम हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम से पहले कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे, लाइक 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, ये वाले। ठीक है बेटा, लॉगरिथम में आज हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, उन्हें कैसे यूज करना है वो लिखेंगे। उसके बाद हाई लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो बेटा हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं अभी लॉगरिथम। और लॉगरिथम से पहले हम लोगों को बेटा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली जैसे बेटा आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपने शायद सुना होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं जैसे ए की पावर एक्स, कॉन्स्टेंट की पावर एक्स जब लिखा होता है आपके पास, जैसे 2 की पावर एक्स, मान लीजिए मैंने लिखा ई की पावर एक्स, ये सब बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। समथिंग की पावर एक्स, मान लीजिए मैंने लिखा 5 की पावर एक्स, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बेटा ये जब एक कांस्टेंट की पावर एक्स लिखा जाए, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इससे रिलेटेड कुछ जो है हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉगरिथम पे चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए बेटा मैंने जो है एक क्वेश्चन लिखा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि 10th से 11th में आए हैं अभी, तो थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बेटा 5 की पावर एक्स माइनस 24 इक्वल टू 25 अपॉन 5 की पावर एक्स, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए अभी तक आपने क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व किए हैं, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व की हैं सिंपल, तो उसमें ना बेटा एक्स लिखा होता था, वेरिएबल एक्स हर जगह, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऐसे लिखा होता था। लेकिन जब समथिंग की पावर एक्स आ जाए, तो आप ध्यान रखें बेटा जो वेरिएबल वाला हिस्सा है, जैसे एक्स वाला वेरिएबल हिस्सा है, तो जो जगह जगह वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा दिख रहा हो, आप उसी को अपना वेरिएबल मान के चलें। जैसे ये 5 की पावर एक्स है, 5 की पावर एक्स है, एक जैसा है। चलो चलिए थोड़ा एलसीएम वगैरह लेते हैं। ये हो गया बेटा 5 की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 24 5 की पावर एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। बेटा ये जो है इसको अगर मैंने फैक्टराइज किया तो ये हो गया 5 की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 5 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो है हम लोग अगर इसको कॉमन लेते हैं, तो जैसे आप बेटा वो फैक्टराइज करते थे ना क्वाड्रेटिक, एग्जैक्टली वही है, बस वेरिएबल में क्या है, एक्स की बजाय 5 की पावर एक्स है। तो ऐसे जगह जगह पर अगर एक्स की बजाय कुछ दूसरा दिखे, जैसे यहाँ 5 की पावर बेटा एक्स दिखा, तो आप उसी को अपना वेरिएबल मानिए, उसी को एक्स की जगह ट्रीट कीजिए। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर कितना हो गया, +1 कॉमन आ गया, तो 5 की पावर एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। बेटा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 की पावर एक्स माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, ये क्या बचा, 5 की पावर एक्स +1 इक्वल टू 0। तो बेटा हम दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, पकड़ के इक्वल टू 0 कर देंगे। एक बार बेटा मैंने इसको 0 किया और एक बार मैंने जो है बेटा इसको 0 किया। तो 5 की पावर एक्स इक्वल टू -1, और यहाँ से क्या आ गया बेटा 5 की पावर एक्स इक्वल टू 25। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में, अगर आपको बेसिक लेवल का आएगा तो कोई, अगर हाई लेवल का आएगा तो मैं आगे बताऊंगा क्या और ज़्यादा क्या करना है। जैसे कोई बेटा बेसिक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का आए, तो हम लोग जैसे 5 की पावर एक्स इक्वल टू समथिंग की पावर एक्स इक्वल टू समथिंग हो, तो आप दोनों तरफ सेम बेस बना लीजिए। ये 5 की पावर एक्स है तो बेटा इसको भी 5 की पावर में ही लिख लीजिए। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड पावर्स ऑफ बोथ साइड। तो अगर आप बेटा दोनों साइड की पावर्स कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हमें बेटा ऐसे दिखेगा कि 5 की पावर एक्स है, यहाँ 5 की पावर 2 है और दोनों सेम है। तो बेटा बेस सेम होने पे हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने पर क्या आया बेटा, x इक्वल टू 2 बाय कंपेरिजन, बाय कंपेरिजन। तो इस तरह से बेटा जब जैसे किसी की पावर x वगैरह दी हो और उधर में कुछ लिखा हो, तो आप ऐसे सेम बेस बनाकर पावर्स को कंपेयर कर लिया कीजिए। x की वैल्यू आ गई। अच्छा अभी बेटा ये भी तो एक बचा था ना, तो 5 की पावर x इक्वल टू -1, बेटा क्या एक पॉजिटिव नंबर की पावर कभी नेगेटिव के इक्वल हो सकती है? नहीं बेटा, क्योंकि 5 की पावर x की वैल्यू एक 5 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के ऊपर मैं कुछ भी पावर लगाऊँ, वो बेटा हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही वैल्यू देगा। तो बेटा वो -1 के इक्वल कैसे हो सकता है? x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी जो इसको 5 की पावर x को -1 बना दे। तो ध्यान रखें बेटा, इसको हमें रिजेक्ट कर देंगे।
तो इस तरह से कभी कभी जो है आपको रिजेक्ट करना पड़ सकता है। रिजेक्टेड बिकॉज 5 की पावर एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। 5 की पावर एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। आप समझ रहे हैं बेटा बात को? ठीक है, तो तो यहाँ पर जो है बेटा सिर्फ ये वाली वैल्यू हमारी रह जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें कि कभी भी अगर किसी पॉजिटिव की पावर एक्स और इक्वल टू नेगेटिव आ जाए, उसको वहीं पर आप रिजेक्ट करें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो बीच बीच में क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हुए ना कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी जो इम्पॉसिबल होंगी, तो जो जो जब आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और वो इम्पॉसिबल है, उसको आप वहीं छोड़ें कंडीशन को, क्योंकि वहाँ से कोई एक्स आने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो इसको नोट करें। अब बेटा चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, लिखिए उसको बेटा, इसको भी नोट कर लीजिए, है ना, साथ के साथ नोट करते रहिए। क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, 2 की पावर एक्स प्लस 1, 5 की पावर एक्स इक्वल टू 2000। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अगर ये 2 की पावर और 5 की पावर में लिखा हुआ है, तो उधर वाला भी बेटा 2 की पावर और 5 की पावर में ही हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए ये बेटा क्या हो गया हमारे पास, 200 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, देखो मैंने बोला था कि जब समथिंग की पावर समथिंग लिखा हो तो राइट साइड वाले को भी उसी की पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हैं बेटा, जैसे 2 की पावर एक्स और जैसे 5 की पावर एक्स, तो 10 की पावर एक्स तो बेटा अलग कर दीजिए, और बेटा इधर से 2 की पावर एक बच जाएगी ना इंटू में, तो ये अलग कर लीजिए। इसको जब आप लिखेंगे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो बेटा क्या बचा, ये 10 की पावर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ सेम बेस बन गया। आप क्या कर सकते थे, आप 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग में भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन दोनों का फिर कंपैरिजन होता, 2 की पावर का भी बेटा कंपैरिजन होता और बेटा 5 की पावर का भी कंपैरिजन होता, फिर दोनों का करना पड़ता। तो जो भी लेफ्ट में पावर हो सभी को कंपेयर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो बेटा आप कितना हो गया ये, तो एक्स कंपेयर बोथ साइड किया हमने, कंपेयर बोथ साइड, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। मान लीजिए, और क्वेश्चंस लिखते हैं बेटा, है ना, करने जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, 4 की पावर 2 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू 4 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटा मैंने आपको बोला है कि जो भी वेरिएबल वाला हिस्सा जगह जगह पे दिखे, आप उसी को अपना वेरिएबल माने और हर जगह एक जैसा बनाएं। ध्यान रखें, जो वेरिएबल वाला हिस्सा दिखे, चाहे समथिंग की पावर समथिंग हो, जैसे 4 की पावर 1/x है, 4 की पावर 2/x है, तो जो वेरिएबल वाला सारा हिस्सा हो, तो जगह जगह जहाँ जहाँ भी दिख रहा हो, हर किसी को एक जैसा बनाएं, ताकि आपस में कट सकें, आपस में मर्ज हो सकें। सही बात है। तो जैसे ये 4 की पावर 1/x है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 4 की पावर 1/x मैंने लिखा, तो बेटा इसका ऊपर में क्या होगा, स्क्वायर अलग चला जाएगा। आपको पता है ऊपर नीचे की पावर मल्टीप्लाई होकर 2/x बना रही है। तो बेटा देखो 4 की पावर 1/x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 की पावर 1/x, तो बेटा ये एक जैसा हो गया। देखो ये भी वही है, ये भी वही है, तो इसी को अपना वेरिएबल समझें, तो एक क्वाड्रेटिक बन गई इस वेरिएबल में। अगर आप एज्यूम कीजिए कि 4 की पावर 1/x की बजाय x लिखा होता तो एक क्वाड्रेटिक दिखती है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को मान लीजिए आप, बेटा फैक्टराइज कीजिए, तो ये 4 की पावर 1/x माइनस, या मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -4 4 की पावर 1/x माइनस 4 की पावर 1/x प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से अगर मैंने कॉमन लिया तो 4 की पावर 1/x इंटू 4 की पावर 1/x माइनस 4 एंड माइनस 1 इंटू 4 की पावर 1/x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा ये कॉमन अगर मैंने ले लिया इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बच रहा है बेटा। ठीक है, ओके, तो जब मैंने इसको 0 के इक्वल किया बेटा, जब मैंने इसको 0 के इक्वल किया और एक बार जब मैंने इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से 4 की पावर 1/x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, उधर जाके 4 की पावर 1, 4 बोलो या 4 की पावर 1 एक ही बात है। तो बेटा आपको दिख रहा है कि ये 4 की पावर समथिंग इक्वल टू 4 की पावर समथिंग, और दोनों साइड में अगर हमारा बेस सेम हो तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को, कंपेयर पावर्स, कंपेयर बोथ साइड। तो बेटा जब आपने दोनों साइड को कंपेयर किया तो बेटा 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 1 आ गई।
कोई दिक्कत है बेटा इसमें आपको? ओके, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए बेटा इस वाले पोर्शन से, इस वाले फैक्टर से जो वैल्यू आने वाली है, तो बेटा 4 की पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर मैं 4 की टर्म में ही 1 को लिखूँ, क्योंकि दोनों तरफ सेम बेस बनाना पड़ता है, तो बेटा क्या हो जाएगा ये 4 की पावर 0, चूँकि 4 की पावर 0 ही 1 है। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर बोथ साइड, तो 1 बाय एक्स इक्वल टू 0। बेटा एक बात बताइए, 1 बाय एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 1/0। जब ये नीचे आएगा तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट है ना, सही बात है बेटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। एक फाइनाइट वैल्यू आती है बेटा, उसी को तो बोलते, एक्स तो इन्फिनिटी कभी भी नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है इसमें? तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉसिबल नहीं है उसको बेटा हमें रिजेक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यूज को अपनी बचा के रखते हैं आंसर्स के लिए। इसको भी नोट कीजिए, तो आपको समझ में आ रही होंगी कुछ बातें, है ना, कि बीच बीच में क्या क्या एडिशनली हमें सीखने की ज़रूरत है। और क्वेश्चंस देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एक क्वेश्चन और लिखिए। अगर हम लोगों ने 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 33 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा। बेटा मैंने आपको बोला था जगह जगह पे एक जैसा बनाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ 2 की पावर x माइनस 1 दिख रहा है, या 2 की पावर 2x प्लस 1 दिख रहा है, तो मैं तो कहना चाहूँगा बेटा एक जैसा बनाओ, चाहे x 2 की पावर x माइनस 1 ही बनाओ दोनों जगह, या फिर दोनों जगह पे x प्लस 1 ही बनाओ, या फिर सबसे अच्छा मुझे दिख रहा है 2 की पावर x दोनों में है, चाहे माइनस 1 x माइनस 1 हो पावर या x प्लस 1, तो दोनों को 2 की पावर x बनाने की मैंने कोशिश की। आप कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन एक जैसा बनाएं, वैल्यूएबल वाले हिस्से को एक जैसा बनाएं। तो बेटा 2 की पावर x अपॉन 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको देखिए बेटा, मैं इसको ना 2 की पावर 2x अलग कर दूं और इंटू 2 अलग कर दूं, तभी तो प्लस 1 पावर आई होगी। तो बेटा ये ऐसे नहीं हो गया, 2 इंटू 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस, बेटा ये कितना हो गया 33 इंटू 2 की पावर x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4। बेटा एलसीएम वगैरह ना, ताकि ये वाला जो नीचे वाला 2 है ये थोड़ा सही से कंपनसेट हो जाए, ऐसे एलसीएम वगैरह लिया तो ये हो गया बेटा 4 इंटू 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 33 इंटू 2 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटा जो नीचे में से 2 आने वाला था उसको मैंने जो है इधर भेज के ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बच गया बेटा, ये एक क्वेश्चन बच गया, ये कि इसको सॉल्व कीजिए। अगर बेटा मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बोला था जगह जगह एक जैसा दिखने पर उसी को अपना वेरिएबल समझें। तो बेटा जगह जगह पर एक जैसा क्या दिखा, 2 की पावर x हर जगह है, तो 2 की पावर x को ही मैंने वेरिएबल समझ लिया, फैक्टराइज करने की कोशिश की। 8 इंटू 4 32, 33 को मैं 32 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास 4 इंटू 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 32 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर x कॉमन आ गया, तो ये बचा 2 की पावर x माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन आया, तो 2 की पावर x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बेटा 2 की पावर x माइनस 8 इंटू 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो इसको जब आप बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, इसमें जो है जैसे मान लीजिए बेटा मैं एक बार इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करूँगा और एक बार बेटा मैं इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करूँगा, यही करना होता है, ठीक है। इनको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर बेटा मान लीजिए मैं इस कॉर्नर में इसको सॉल्व कर दूँ, तो बेटा ये 2 की पावर x माइनस 8 इक्वल टू 0 है जैसे, तो 2 की पावर x इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये 4 इंटू 2 की पावर x 4, बेटा जब ये 4 इंटू 2 की पावर x है तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 1/4। बेटा मैंने बोला था कि दोनों तरफ सेम बेस बनाएं, तो जैसे 2 की पावर x इक्वल टू 2 क्यूब हो सकता है, यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू बेटा 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हैं नेगेटिव पावर नीचे में पहुँचा देती है उसको, इसलिए नीचे में 4 था। कंपेयर कीजिए बेटा दोनों साइड, मान लीजिए यहाँ मैंने कंपेयर बोथ साइड किया, कंपेयर बोथ साइड, तो बेटा कितना हो रहा है, x इक्वल टू 3, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल, पावर को आप इक्वल लिख सकते हैं। बेटा यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया -2, तो बेटा ये दोनों हमारे पास आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें बेटा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन लिखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ बेटा 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 16। बेटा मैंने एक बात बोली थी कि सब सारी जहाँ जहाँ वेरिएबल हो तो वेरिएबल वाला हिस्सा बेटा अगर एक जैसा बन जाए तो बड़ा अच्छा होता है। सही बात है बेटा, एक जैसा बन जाए तो बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पर जैसे 2 की पावर x है, यहाँ पर बेटा 4 की पावर x है, यहाँ पर जो है 8 की पावर x है। तो बेटर क्या होगा ना कि बेटा हम लोग एक काम करते हैं, सबको 2 की पावर x बना लें, क्योंकि 4 भी 2 बन सकता है, 8 भी 2 बन सकता है। तो बेटा वो कितना हो गया ऊपर में, ये हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1। बेटा ये हो गया कितना, 2 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, चूँकि आपको आप जानते हैं 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेटा नीचे वाला कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि मैं 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 16 को 2 की पावर 4। बेटा सारी पावर अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ 2 की, तो 2 की पावर ये तो x है, ये माइनस 1, बेटा ये ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी पावर 2x प्लस 2। ये बेटा नीचे की पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 2 की पावर 4। बेटा अगर मैं इसको लेफ्ट वाले को थोड़ा सिस्टमैटिक लिखूँ तो ये कितना हो गया, x 2x माइनस 3x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या होने वाला है, ये जब हम लोग इसको जो है सिस्टमैटिक लिखेंगे तो जैसे 2 की पावर x ये हो गया, ये 2 की पावर 2x हो गया, तो ऊपर में कितनी हो गई बेटा 3 पावर हो गई, 3x और माइनस 3, तो ये आपस में कट गया बेटा। ये हमारे पास क्या हुआ, ये कुछ इस तरह बेटा कट गया, x कट गए और क्या बचा बेटा 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 की पावर 4। कोई दिक्कत है इसमें? तो हमारे पास जो है बेटा एक बात का ध्यान रखें, मैंने जो है ना यहाँ पर एक बात बोली हुई है आप लोगों को कि कभी भी, मैंने एक बात बोली है बेटा कि कभी भी अगर आप एक जो है ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, अगर आप कभी भी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कभी भी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर बेटा आप कभी भी किसी एक इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मेरा मतलब है चाहे इनइक्वलिटी हो, जो आपने पहले इनइक्वलिटी आप समझते हैं क्या होता है, चाहे बेटा इक्वेशन हो, चाहे इनइक्वलिटी हो, चाहे इक्वेशन हो, आपसे बोला जाए इसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू बताइए, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताइए, है ना। तो आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं और सडनली आपको दिखे कि सारे एक्स बक्स कट के ख़त्म हो गए हैं, तो हमें डरना नहीं है। सारे एक्स बक्स अगर बेटा ख़त्म भी हो जाए तो हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है आप ज़रा वो देखिए। तो बेटा इसने बोला मुझसे जब सब कट के ख़त्म हो तो बची हुई कंडीशन को आप ये देखें कि जो बचा है वो बेटा ऑलवेज ट्रू है या फिर ऑलवेज फॉल्स है। फिर से सुनिए, जो बचा है उसके बारे में ये देखिए कि ये ऑलवेज ट्रू है या फिर ऑलवेज फॉल्स है। तो मुझे दिखा कि जब सारे इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा था तो सारे एक्स वगैरह जब कट के ख़त्म हो गए सडनली, तो मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 4। तो ये तो बेटा ऑलवेज ट्रू बात है ना। ये क्या है, ये है बेटा ऑलवेज ट्रू। अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो बेटा अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो कंडीशन बचे वो ऑलवेज ट्रू हो तो आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आंसर क्या हो गया बेटा, x बिलोंग्स टू r, मीन्स आंसर में सारे रियल नंबर्स हैं, x की सभी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारे आंसर में x की सभी वैल्यूज बेटा आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर क्या दिक्कत आती है ना आप लोगों के साथ कि यहाँ कई बार जैसे मान लीजिए बेटा आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, सारा कट बट के खत्म हो गया, x की वैल्यू आ गई, मतलब लास्ट में कंडीशन बची ऑलवेज ट्रू, आपने लिख दिया x बिलोंग्स टू r हमारा आंसर है। तो बेटा बात ये है ना कि x बिलोंग्स टू r जो हमारा आंसर है, ये जरूरी नहीं है कि बेटा आपको ऑप्शन में x बिलोंग्स टू r दिखेगा। ध्यान रखें, x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x की सारी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, और अगर बेटा x की सारी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं तो बेटा अगर मान लीजिए एक ऑप्शन लिखा हो x इक्वल टू 2, एक ऑप्शन लिखा हो x इक्वल टू 3, एक ऑप्शन लिखा हो x इक्वल टू 4, एक ऑप्शन लिखा हो x इक्वल टू 5 और आपके पास मल्टीपल करेक्ट हो, तो बेटा एक बात तो बताओ, ये तो सारी रियल वैल्यू हमारी
2 3 4 5 ये तो सब रियल वैल्यू के अंदर ही आती है ना, तो मतलब ये सारे आंसर्स हमारे इस आंसर के अंदर कवर हो गए हैं। इसका मतलब x की सारी रियल वैल्यू हमारी हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब हम x = 2 पे भी टिक करेंगे, x = 3 पे भी टिक करेंगे, x = -5 आया तो भी टिक करेंगे, x = 0 आया तो भी टिक करेंगे। मतलब जितनी भी x की रियल वैल्यू दिख रही होंगी जितने जितने भी ऑप्शंस में, हम सब पे टिक कर सकते हैं क्योंकि सब इस रियल आंसर के अंदर है। मतलब सारे आंसर हमारे आंसर के अंदर है। हमारा इस आंसर के अंदर 1 2 3 4 5 सब कुछ कवर्ड है। तो समझ गए। तो x बिलोंग्स टू r अगर आपका आ जाए इस तरह से, तो ये भी नहीं है कि जरूरी के ऑप्शन में बेटा आपको x बिलोंग्स टू r ही मिले, हो सकता है 1 2 3 कुछ भी लिखा हो तो सारे हमारे आंसर होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहीं पर क्या बोलता, मैं अगर ये लिखता ना बेटा यहीं पे इसी क्वेश्चन को इसको सॉल्व कीजिए, मैं बोलता बेटा कि इसको सॉल्व कीजिए और है ना, और x की वैल्यू बताइए कि x = क्या होगा। और बेटा मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख देता, मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख देता, है ना, मैं बोलता कि ए ऑप्शन है x = 2, बी ऑप्शन है x = 0, सी ऑप्शन है x = -1, डी ऑप्शन है x = -2। तो बेटा आप क्या करते, आप इस पर भी टिक करते, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सब आ गए। ठीक है, तो एग्जैक्ट आर मिलना जरूरी नहीं है ऑप्शन में। शायद आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 की पावर x² + 2 -9 × 2 की पावर x² + 2 + 8 = 0। ठीक है, तो बेटा मैंने बोला था कि जगह जगह जो वेरिएबल वाला हिस्सा हो उसको आप एक जैसा बनाने की कोशिश करें। ये बेटा 4 की पावर x² + 2 है, 2 की पावर, तो 4 को 2 बनाया जा सकता है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x² + 2 का स्क्वायर -9 × 2 की पावर x² + 2 + 8 = 0। ठीक है बेटा, अच्छा ये होने के बाद बेटा आप इसको अपना वेरिएबल समझिए। x की जगह पर ये दिख रहा है ना 2 की पावर x² + 2, इसी को अपना वेरिएबल समझ लें। अब देखिए फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। 2 की पावर x² + 2 -8 एंड ये फैक्टराइज होकर बेटा कुछ हमारे पास ऐसा आएगा। ठीक है, फाइनली जब हम फैक्टराइज करेंगे ये बेटा कुछ ऐसा आएगा। दोनों फैक्टर्स को आप क्या करेंगे बेटा, =0 करेंगे, तो एक आ जाएगा कुछ ऐसा, और बेटा दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कुछ ऐसा। तो 2 की पावर x² + 2 = 2 की पावर 0, है ना, मैंने बोला सेम बेस बनाकर तब कंपेयर होता है लेफ्ट राइट। और बेटा ऐसे ही 2 की पावर x² + 2 = 2 की पावर 3। बेटा दोनों साइड को आप कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। बेटा ये बोथ साइड कंपेयर होंगी तो x² + 2 = 3, ये x² + 2 = 0। तो बेटा x² यहाँ से -2 आ गया, और बेटा यहाँ से x² = 1 आ गया। बेटा x² = 1 तो x = ±1, आप जानते हैं ये वाली बात। ठीक है बेटा, स्क्वायर उधर जाता है प्लस माइनस लगा देता है, प्लस माइनस रूट। बेटा x² की वैल्यू कभी -2 हो सकती है क्या? बेटा कभी भी किसी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मतलब x² कभी भी बेटा -2 के इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल वैल्यू। तो रिजेक्टेड, इसको इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कभी भी सॉल्व करते हो सडनली अगर कोई x की ऐसी वैल्यू आ रही हो जो कि इम्पॉसिबल हो तो उसको वहीं रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को ही लिखने देते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है आपको? कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मान लीजिए मैंने जो है एक और बेटा क्वेश्चन लिखा, अपने पास बेटा जैसे क्वेश्चन है 64 9 की पावर x -84 12 की पावर x +27 16 की पावर x। तो बेटा ये क्वेश्चन देने का जो मतलब है वो सिर्फ मेरा इतना है ना कि आप ये मत सोचना कि जैसे जैसे मान लीजिए पहले क्या दिख रहा था, 2 की पावर x दिखता था, 4 की पावर x दिखता था, आप 4 को 2 बना देते थे। अब जैसे एक जगह दिख रहा है बेटा 9 की पावर x, एक जगह दिख रहा है 12 की पावर x, एक जगह पे क्या दिख रहा है बेटा 16 की पावर x। आप दिख रहा है बेटा आपको साफ साफ। तो जो 9 की पावर x है
12 की पावर x है, 16 की पावर x है। तो बेटा आप इस बात से मत डरना कि अब जो है 9 कोई 9 12 थोड़ी बन सकता है, या 12 9 थोड़ी बन सकता है। मान लीजिए 9 को तो आप 3 की पावर x लिख सकते हैं, लेकिन बेटा 12 को आप 3 की टर्म में थोड़ी लिख सकते हैं, आप 16 को 3 की टर्म में थोड़ी लिख सकते हैं। तो बेटा आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी ये पावर में x दिखें ये सभी एक जैसे बन भी पाएँ। हो सकता है कई बार एक जैसे ना बन पाएँ सभी, चूँकि 16 और 9 को भैया कॉमन में कुछ नहीं बना सकते। 9 है 3 की पावर और 16 है 2 की पावर। तो बेटा ऐसे केसेज़ में जब ये केसेज़ आपसे थोड़े बिगड़ जाएँ, तो जब जब मल्टीपल चीज़ें आपको एक कहीं 3 की पावर x, कहीं 4 की पावर x दिख रही हो, 2 की पावर x दिख रही हो, तो आप ये कोशिश करें बेटा कि फिर भी अगर एक में नहीं बन पा रहा तो 2 में बनाएँ, लेकिन कम से कम बनाने की कोशिश करें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, 64 इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा, जैसे मान लीजिए ये है 9 की पावर x, ठीक है, या हो सकता है कोई इसको जो है 3 की पावर x भी लिखे। मान लीजिए अब मैंने लिखा 3 की पावर x का स्क्वायर। बेटा जब यहाँ 3 की पावर चली ही है, जैसे 16 को क्या लिखेंगे बेटा हम फाइनली, 4 की पावर x का स्क्वायर, चूँकि 4 का स्क्वायर होता है 16। और बेटा जब ये 3 और 4 में आ गया तो 12 को कोशिश करें इनके जैसा बनाने की। जैसे ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x, तभी तो बेटा 3 इंटू 4 12 की पावर x हो गया। तो हाँ, फिर भी देखिए कम से कम एक में नहीं बनाया तो चलो 2 में तो हमने बना ही लिया, 3 की पावर x में भी और 4 की पावर x में भी। ठीक है बेटा, अब इसको फैक्टराइज करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा ये कुछ आपको दिख रहा है क्या बेटा? इसमें एक काम और भी बेटा हो सकता है हमारे पास। इसमें एक काम और क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पर बेटा 3 की पावर x का स्क्वायर है, मान लीजिए मैं 4 की पावर x के स्क्वायर से डिवाइड मार दूँ तो सपोज 3/4 की पावर x बन जाएगा, तो 1 बन जाएगा ना। तो ये कोशिश भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किया डिवाइड, मैंने जस्ट एक जैसा बनाने की कोशिश की है। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 4 की पावर x का स्क्वायर। तो जब मैंने डिवाइड किया, इसके नीचे आया बेटा पहली टर्म के नीचे, तो 64 इंटू 3 की अपॉन 4 की पावर x का स्क्वायर हो गया। नीचे 4 की पावर x आ गया ना बेटा, माइनस 84 इंटू 3/4 की पावर x प्लस 27 इक्वल टू 0। बेटा अब इसको फैक्टराइज करने की हम कोशिश करते हैं। ये क्वाड्रेटिक है बेटा, अब हमें हर जगह क्या दिख रहा है, 3/4 की पावर x, 3/4 की पावर x। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक ही है, इसको फैक्टराइज ही करना है। बस x की जगह पे क्या दिख रहा है बेटा, 3/4 की पावर x दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करना है। बेटा 3 की पावर 4/x को ही हमने अगर अपना वेरिएबल मान लिया, तो जैसे फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक को जैसे आप करते थे, तो 64 इंटू 27 और इसका सम चाहिए मुझे कितना, 84। तो कोशिश कीजिए। तो बेटा अगर हम लोग जो है इसको कोशिश करते हैं, तो एक काम करते हैं, 64 को बेटा हम उसमें ब्रेक कर सकते हैं ना। जैसे 64 इंटू 27 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे ना आप, उनके ऐसे फैक्टर जिनका सम 84 हो जाए। मुझे दिख रहा है क्या, अगर मैं इसको 16 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9 लिखूँ, तो 9 और इंटू 4 कितना हो गया, 36। 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। 48 प्लस 36, ठीक है बेटा फिट बैठ रहा। इनका प्रोडक्ट हो रहा है 48 एंड 36 का, दिस इंटू दिस, एंड सम हो रहा है 84। तो ये हो गया। जैसे आप क्वाड्रेटिक को बेटा आज तक करते हैं फैक्टराइज, वैसे ही कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ नया मत समझना आप लोग। तो ये हो गया बेटा माइनस 48, 3/4 की पावर x माइनस 36, 3/4 की पावर x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो ये जो है ना बेटा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 16 इंटू 3/4 की पावर x कॉमन आ रहा है। तो ये कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 3/4 की पावर x माइनस 3। और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है बेटा इन दोनों से, 9। तो 9 को अगर मैंने कॉमन लिया बेटा, 9 इंटू 3/4 की पावर x इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन गया मेरे पास कितना, ये हो गया, ये पूरा ब्रैकेट बेटा ऐसे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3/4 की पावर x माइनस 3, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है 16 इंटू 3/4 की पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को बेटा एक एक बार जो है इक्वल टू 0 करवाएं। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करवाया, 4 इंटू 3/4 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा 16 इंटू 3/4 की पावर x इक्वल टू, मतलब माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 9 आ जाएगा बेटा।
ये हो गया 3/4 की पावर एक्स इक्वल टू 9/16, या 3/4 की टर्म में लिखना है तो 3/4 का बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर अगर बोथ साइड करेंगे, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, तो बेटा कितना हो गया, बेस दोनों तरफ सेम है तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 हो गया। और अगर मैं इधर की बात करूं बेटा तो क्या रहा, ये हो गया मेरे पास 3/4 की पावर x इक्वल टू 3/4 की पावर 1, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो गया है, ये x इक्वल टू बेटा 1 हो गया। तो एक आंसर बेटा ये है और एक आंसर जो हमारे पास ये है। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ रहे हैं बेटा कि कई बार जो है हो सकता है जैसे यहाँ 3 की पावर एक्स और 4 की पावर एक्स दो में ब्रेक करना पड़ा, लेकिन फाइनली हमने जो है एक से डिवाइड करके दूसरे को सेम बना दिया। करना आपको फाइनली फैक्टराइज ही है। ठीक है, तो हो सकता है कभी दो में ना, मतलब एक में सेम में ना ब्रेक कर पाओ, सब कुछ सिर्फ 3 की पावर एक्स में या सब कुछ सिर्फ 4 की पावर एक्स में नहीं बन पाया, तो बेटा हमने 3 और 4 दोनों में बना लिया। इस तरह हमें कुछ कभी कभी सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो जैसे ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अगर हम और बेटा आगे की जो है बात करें, तो आप एक बात का ध्यान रखना। अच्छा, मैंने पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं बेटा, जैसे सर्ड का इंडेक्स कभी भी जो है नॉन नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, मतलब वो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा सर्ड का इंडेक्स। ठीक है, चाहे स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, इनके अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी, है ना। तो इन कुछ बातों का जो है आप हमेशा ध्यान रखें। मतलब मैं यहाँ आपको बेटा कुछ जनरल बात ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सुनिए, जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनल जो आंसर आएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी, उसकी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, तभी उसको हम सही आंसर बोल पाएंगे। जैसे यहाँ भी हमने कभी कभी कुछ रिजेक्ट किया है ना, तो मैं उसी तरीके से कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ रिजेक्ट किया था लाइक 2 की पावर एक्स इक्वल टू अगर -1 आ गया तो नेगेटिव नहीं हो सकता समथिंग की पावर एक्स, है ना। तो इस तरह से तो तो क्या क्या आपको रिजेक्ट करने के बारे में सोचना है वो देखिए। मतलब ये कि जब किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, वाइल सॉल्विंग एनी इक्वेशन, while solving any equation, final answer reject values of x from answer for which denominator, पहली कंडीशन है डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 बन रहा हो। कहीं भी अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यू अगर हमारे सॉल्यूशन में आ रही है, जब हम सॉल्व किया हमने किसी क्वेश्चन को जिससे हमारा किसी टर्म का डिनोमिनेटर 0 बन रहा है क्वेश्चन में, तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी टर्म इन्फिनिटी बन रहा है, इफ एनी टर्म बिकेम इन्फिनिटी, तो उसको भी आप x की वैल्यू को कैंसिल करेंगे अगर x की वो वैल्यू रखने पे कोई टर्म इन्फिनिटी बन रहा है तो। ठीक है, अच्छा और देखिए, अगर अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी आई तो उसको भी आप रिजेक्ट करेंगे आंसर में से। अगर बेटा हमारे पास कभी भी किसी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उस x को भी आप रिजेक्ट करेंगे, अगर वो x रूट के अंदर नेगेटिव बना रहा हो तो। ठीक है बेटा, अगर कभी भी हमारे पास समथिंग की पावर x इक्वल टू नेगेटिव आ जाए उसे आप रिजेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब किसी का अगर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए उसे भी आप रिजेक्ट करेंगे। तो एक्स की ऐसी सभी वैल्यूज़ को आप रिजेक्ट कर देते हैं जिनमें किसी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव बन रही हो, ए की पावर एक्स की वैल्यू नेगेटिव बन रही हो, रूट के अंदर अगर वो एक्स पुट होने पर नेगेटिव बना रहा हो किसी टर्म में, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही हो, या उस एक्स की वैल्यू पर हमारे क्वेश्चन में कोई टर्म इन्फिनिटी हो जा रही हो एक्स की वैल्यू पुट करने पर, या फिर कहीं डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा हो, तो बेटा इन सभी को आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। इन वैल्यूज़ को आप वैलिड नहीं बोलेंगे। ठीक है, या फिर कहीं भी जैसे मैंने पहले लिखा भी चुका हूँ कि कोई भी अगर हमारे पास सर्ड है तो सर्ड का जो इंडेक्स है, इंडेक्स ये यहाँ जो लिखा जाता है, तो इंडेक्स ऑफ सर्ड, इंडेक्स ऑफ सर्ड ध्यान रखें, मस्ट बी नेचुरल नंबर, मस्ट बी नेचुरल नंबर। अगर एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको नेचुरल नहीं होने दे रही है तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ओके, आगे चलें। अब बेटा हम लोग जो है
लोगरिथम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अब हम लोग लोगरिथम स्टार्ट करते हैं, सही है। तो आप लोग हेडिंग डालिए लोगरिथम। अगर मैं लोगरिथम की बात कर रहा हूँ तो बेटा इसमें कुछ ऐसा है हमारे पास। लोगरिथम कैसा हो, अच्छा आपने जैसे बेटा अभी तक आपने ऐसे देखा है ना कि अगर कोई स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाता है, सही है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्यूब है, एक्स क्यूब इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू पावर उधर जाती है तो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर एक्स की पावर 5 है तो उधर जा क्या हो जाएगी, ये ए है तो एक्स इक्वल टू ए की पावर 1/, मतलब दूसरी तरफ जाकर 1/4 हो जाती है पावर। तो ऐसे ही जैसे जो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ कि अगर साइन एक्स इक्वल टू क्या है बेटा 1/2, तो बेटा एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/2, मतलब उधर जाकर साइन उधर जाके जैसे साइन इनवर्स बना देता है, पावर उधर जाके 1/4 हो जाती है। ऐसे ही बेटा ए की पावर एक्स इक्वल टू अगर बी लिखा हुआ है तो, और अगर मैं बेस को उधर भेजूँ, जैसे यहाँ पावर को उधर भेजूंगा तो 1/4 हो जाएगी। मैं अगर ए इक्वल टू लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी की पावर 1/x। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आपको जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है, पावर की वैल्यू निकालनी है, तो जब बेटा आप पावर को उधर भेजते हैं, पावर को सॉरी पावर की वैल्यू चाहिए तो बेस को उधर भेजना पड़ेगा। तो जब बेस किसी भी एक्सपोनेंट का, आपको जानते हैं इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं की पावर एक्स को, तो समथिंग की पावर एक्स में जब बेस उधर जाता है, जब बेस उधर जाता है तो लॉग बनाता है, जब बेस उधर जाता है तो लॉग बनाता है। तो ये है बेटा हमारे पास लोगरिथम, ठीक है। तो समझ गए लॉग किसका उल्टा है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ध्यान रखें लॉग किसका उल्टा है, लॉग किसका उल्टा है, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में उल्टा है, ठीक है बेटा, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा है। आप इस बात का जो है वो ध्यान रखेंगे, सही है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कभी लिखा हुआ आएगा कि 2 की पावर x इक्वल टू 3, अब बेटा दिक्कत क्या आएगी, जैसे अब अभी तक अब पता आप क्या सोच रहे थे, या 2 की पावर x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि यार दोनों तरफ सेम बेस बनाएंगे, जैसे 2 की पावर x है लेफ्ट में तो उधर भी 2 की पावर x बना लेंगे, और क्या और 2 की पावर समथिंग बना लेंगे, और दोनों तरफ बेस इक्वल होने पे पावर को कंपेयर करा देंगे। आप शायद यही सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेटा हर कोई ऐसा थोड़ी है कि राइट साइड में हमेशा आप सेम बेस बना ही पाओगे। जैसे लेफ्ट में लिखा है, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर x, लेकिन राइट में 3 है, तो बेटा 3 को 2 की पावर में कैसे लिख सकते हो आप। तो ऐसे केसेस में जो है, अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में पावर की वैल्यू निकालनी है। पावर की वैल्यू x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब 2 को उधर भेज दूंगा, 2 उधर कैसे जाएगा, बेस उधर कैसे जाता है, बेस उधर कैसे जाता है बेटा, अगर मैं 2 को इधर भेजूंगा तो ये क्या कितना हो जाएगा, लॉग बेस 2 की पावर 3। मतलब ये है कि जब 2 की पावर x में से जब 2 उधर गया, बेस उधर जाता है तो उधर log लगता है, और log का वही बेस हो जाता है जो इधर एक्सपोनेंट का बेस था। समझ रहे हैं, जो इधर का जैसे 2 की पावर x है, आपका 2 इधर गया, 2 बेस इधर गया तो उधर जाके log बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उधर जाके log बनेगा, लेकिन नीचे में क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा अब जो है और आगे चलते हैं। तो एक्सपोनेंट को अगर उधर भेजना है, एक्सपोनेंट के बेस को उधर भेजना है तो log बना देना है। अब दूसरी बात क्या है बेटा, ध्यान रखें कि ये तो उधर चला गया बेस। बेटा अगर आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन है तो जब log ए बी लिखा हुआ है ना, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, log ए बी अगर आपको लिखा हुआ है तो आप इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और बेटा इसको आप लोग बोलते हैं, मैंने क्या बोला इसको, एक्सपोनेंट नहीं नहीं बेटा सॉरी, धोखे से बोला गया, इसको आप बोलते हैं बेटा आर्ग्यूमेंट, जो यहाँ लिखा जाता है लॉग के अंदर, जो नीचे लिखता है, नीचे सफिक्स में लगता है ना, इसे इसे क्या सबस्क्रिप्ट आप बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, बेस ऑफ लॉगरिथम, बेस ऑफ लॉगरिथम, ये क्या है, लॉग आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, ठीक है बेटा। तो समझ गए, कभी भी अगर कोई लॉग लिखा हुआ है तो यहाँ आर्ग्यूमेंट को लिखते हैं, नीचे बेस को लिखते हैं, दो बातों की ज़रूरत हमें पड़ती है, कोई दिक्कत है तो आप समझ गए। अच्छा लॉग की एक और बात है बेटा, लॉग आपको दुनिया भर में कभी भी दिखे, लॉग आपको किसी भी क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ दिखे, उसकी कुछ शर्तें हैं, वो कब वैलिड है और कब नॉन वैलिड है। जैसे आप जानते हैं ना बेटा, स्क्वायर रूट सिर्फ तब
जो है वैलिड है जब उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू या जीरो से बड़ी वैल्यू लिखी जाए स्क्वायर रूट के अंदर, वरना वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास लॉग कब वैलिड है, वो कुछ कंडीशंस हैं बेटा, उनको आप नोट कीजिएगा। मैं यहाँ साफ साफ लिखना चाहूँगा कि लॉग बेस मान लीजिए ए है, आर्ग्यूमेंट मान लीजिए बी है, इज़ वैलिड, लॉग इज़ वैलिड इफ़, इसका जो ये है आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट यहाँ बी दिख रहा है आपको, इफ़ आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव हो, यहाँ पे बेस जो नीचे लिखा है वो भी पॉजिटिव हो, एंड बेटा बेस की जो वैल्यू है वो 1 ना हो, बेस की जो वैल्यू है वो 1 ना हो। ठीक है बेटा, तो लॉग तभी वैलिड होता है अगर उसका आर्ग्यूमेंट जीरो से बड़ा रहे, अगर उसका बेस जीरो से बड़ा रहे, अगर उसका बेस 1 ना हो। तो ये अगर 3 कंडीशन है, मतलब आप ध्यान रखना कि बेटा कभी भी एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में, या वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू क्वेश्चन में आप नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में आप नहीं जो है वैलिड बोलेंगे, जिससे हमारा लॉग जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसका बेस या आर्ग्यूमेंट इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें। मतलब आप वेरिएबल की सिर्फ उन्हीं वैल्यू को डन करेंगे आंसर्स में जिसके लिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पॉजिटिव बन रही हो, बेस की वैल्यू पॉजिटिव बन रही हो, और बेटा बेस की वैल्यू 1 ना हो। ठीक है, तो मतलब अगर ये तीन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर को आप फाइनली डन करेंगे। सिर्फ इनको, अगर इनको कोई भी वॉयलेट करता है इन 3 कंडीशन को, तो उसका आंसर को आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो समझ गए बेटा एक्सपोनेंट कैसे बनता है, एक्सपोनेंट लॉग कैसे बनता है, एक्सपोनेंट को उधर भेजो, एक्सपोनेंट के बेस को उधर भेजो, तो क्या बन जाता है बेटा, लॉग बन जाता है। तो ऐसे बेटा लॉग को इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है log 2 3 इक्वल टू बी, तो बेटा क्या हो जाएगा उधर जाके, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 की पावर बी। मतलब ये हुआ कि अगर ये है तो ये भी है, मतलब log को ऐसे log को उधर भेजोगे तो 2 की पावर लग गई, मतलब एक्सपोनेंट बन जाएगा। बट एक्सपोनेंट को इधर भेजोगे तो log बन जाएगा। ठीक है, log का बेस उधर जाके एक्सपोनेंट का बेस बन गया, एक्सपोनेंट का बेस इधर जाके log का बेस बन गया। मतलब log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट इधर आएगा तो बेस बनता है, सॉरी log बनता है, एक्सपोनेंट इधर आएगा तो। ठीक है बेटा, अच्छा इसके लिए मैं आपको कुछ जो है, जैसे आप एक बात बताइए बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये log लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर ये log आपके पास लिखा हुआ है तो बेटा आप सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि ये तो सर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे अगर मैंने कभी भी आपको बोला कि log ए बी, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बेटा कि log ए बी लिखा हुआ है, तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि ए की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती हैं। भाई इसने ये तो बोला बेस पॉजिटिव चाहिए और 1 नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव में 1 को छोड़ के तो बहुत सारे वैल्यू हैं ए की। ऐसे बी की भी बी पॉजिटिव होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, तो बेटा बी की भी बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे वैलिड है। तो बेटा ए और बी की, जैसे ए को मैंने 2 रखा, बी को 3 रख दिया, ए को मैंने 5 रखा, बी को मैंने 10 रख दिया। तो ऐसे में कुछ भी बदल के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा ए और बी के, इन्फिनिटी। तो बेटा अगर मैं बोलने लगूँ रैंडमली, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में वो बोलने लगे कि लोग इतने की वैल्यू बताइए, तो बेटा एक बात बताइए, क्या आप बता पाएंगे वो वैल्यू, बेटा कितनी रटेंगे भला हम, ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना ए और बी के। तो इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है बेटा, हम लोगों ने कुछ जो है फिक्स कर दिया है हमारे सिलेबस में कि सिर्फ इन्हीं वैल्यू को याद रखना है, इसके अलावा कोई भी आती है तो हम फॉर्मूला से उसको जो है डेराइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला से उस वैल्यू को हम डेराइव करेंगे। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ ये मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 वैल्यू को ही याद रखना है, बाकी को याद नहीं रखना है। बाकी कोई भी इनके अलावा कोई वैल्यू आती है बेटा तो उसको वो ब्रैकेट में लिख के देगा। अगर कोई भी वैल्यू यूज़ होती है हमारे सिलेबस में और वो अगर मैंने नोट्स में नहीं लिखाई है, तो समझ लेना कि उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिखाई है। वो क्वेश्चन में जब आईआईटी में देगा तो ब्रैकेट में लिख के देगा उस वैल्यू को। ठीक है, अच्छा तो वो हमारे सिलेबस में मानता है कि हम 3-4 वैल्यू को याद रखते हैं। क्या क्या वैल्यू याद रखते हैं, अगर बेटा log का बेस 10 है और वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट है 2, तो इसकी वैल्यू 0.3010, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास log बेस 10 आर्ग्यूमेंट इज़ 3, तो क्या हो गया 0.4771।
अगर मेरे पास log बेस 10 यहाँ 7 है तो 0.8450। अगर मेरे पास बेस कुछ भी है, बेस कुछ भी हो दुनिया भर का, बस वैलिड होना चाहिए, वैलिड बेस, कोई भी, मैं ए लिख दिया इसलिए, कोई भी एक बेस लगा हुआ हो जो वैलिड है और यहाँ 1 हो आर्ग्यूमेंट में, तो फिक्स है इसकी वैल्यू 0 होती है, फिक्स है इसकी वैल्यू 0 होती है। आप सिर्फ बेटा ये इतनी वैल्यू को याद रखें, आप सिर्फ ये मान के चलें कि आपको जब कोई क्वेश्चन आएगा कहीं भी, तो चाहे वो मैं को पेपर सेट कर रहा हूँ, चाहे वो दुनिया भर का कोई भी टीचर सेट कर रहे हैं पेपर, ध्यान रखें वो ये मान के चलते हैं कि आपको ये 4 वैल्यू अच्छे से याद हैं, बेस 10 के साथ में आर्ग्यूमेंट 2 की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट 3 की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट 7 की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो बड़ी आसान है, ये 2-4 बार जब प्रैक्टिस में आएंगी तो याद हो जाएंगी। 0.3010, 0.4771, 0.8450। इन 4 वैल्यू के अलावा अगर कभी भी कोई दूसरी वैल्यू यूज़ होती है तो इसका मतलब हम वहाँ पे डराइव करके तब उसको यूज़ करेंगे, या हम ये नहीं मानेंगे कि आपने सब कुछ रट रखा है, आप सिर्फ इन्हीं को रटें 4 को। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? ओके। अच्छा, तो अब आप लोग ये बोलेंगे कि जो ये 2, 3, 7 है, अगर इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू आई तो सर हम कैसे पता करेंगे उसकी वैल्यू? सही बात है नहीं? जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ बेटा, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ है लॉग बेस में मान लीजिए 10 लिख दिया और मैंने बोला कि बेटा आप जो है 100 की वैल्यू बताइए, आर्गुमेंट को मैंने 100 बोल दिया। ठीक है, तो बेटा मैंने तो आर्ग्यूमेंट में सिर्फ 2, 3, 7 और 1 लिखाया है, मैंने 100 नहीं लिखाया है। इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला ज़रूर होगा जिससे मैं इसको इनमें कन्वर्ट कर दूंगा और फिर आगे वैल्यू बताऊंगा। सही बात है? तो बेटा उन्हीं को, इनको इन 4 वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, इसमें कन्वर्ट करके तभी मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगा ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, भले ही मैंने आपको नहीं बताया है अभी तक, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि log 4 की वैल्यू बताओ बेस 10 में, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, मैं बता आगे एक फॉर्मूला है मैं लिखाने वाला हूँ आपको बेटा आगे, जैसे हम जानते 2, जैसे 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया क्योंकि मैं log 2 की वैल्यू जानता हूँ, और बेटा आगे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि पावर ना मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो क्या हो गया 2 इंटू लॉग 10 2, और बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log 2 की बेस 10 के साथ में 0.3010 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू हो गई 0.6020, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं बेटा कि हम क्या करेंगे, जब भी वो कोई आर्ग्यूमेंट बदल देगा या बेस बदल देगा ना, हम उसको किसी ना किसी फॉर्मूला को यूज करके उसमें ले आएंगे इन 4 में और फिर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सही बात है बेटा? तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने यहाँ बोला कि बेटा आपने पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, ये हमारे पास आगे फॉर्मूला है, तो बेटा पहले मुझे क्या करना चाहिए, इन सारे फॉर्मूला को लिखा देना चाहिए आपको, ताकि उनको आप जो है यूज़ कर पाएँ वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ बेटा, सारे ही फॉर्मूला को लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं बीच-बीच में एक-एक का यूज़ करता हूँ। फिर मैं बीच-बीच में एक-एक का यूज़ करके आपको बताऊँगा, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि फ़ॉर्मूला कैसे एग्ज़ैक्टली यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है बेटा? देखिए, फ़ॉर्मूला हमारे कुछ इस तरह से हैं, ज़्यादा नहीं है बेटा, इस पूरे चैप्टर में 10-12 ही फ़ॉर्मूला हैं। कभी भी बेस और आर्ग्यूमेंट अगर इक्वल हो जाएँ तो उसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। समझ रहे हैं आप बात को? कभी भी अगर बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाएँ तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कभी भी अगर आर्ग्यूमेंट की कुछ पावर आ जाए तो उसे हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, पावर को प्रोडक्ट में लिखें या ऊपर पावर में लिखें, आर्ग्यूमेंट की बात एक ही होती है। अच्छा बेटा, अगर कभी भी बेस की कोई पावर हो तो वो बाहर आ जाती है, जैसे आर्ग्यूमेंट की पावर बाहर आई थी लेकिन 1 अपॉन करके बाहर आती है। बेस की पावर m है तो 1 अपॉन m बाहर आएगा, आर्ग्यूमेंट की पावर n थी सीधे n इंटू में आ गया था, तो इंटू क्या हो गया log AB। ठीक है, तो बेस की पावर बाहर नीचे में आती है 1 अपॉन करके, आर्ग्यूमेंट की पावर डायरेक्टली प्रोडक्ट में आ जाती है। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? आगे चलें और देखिए, अगर बेटा कभी भी हमारे पास लॉग के अंदर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए मुझे लिख दिया m इंटू एन, लॉग एम एन, बेस कुछ भी हो बेटा जो वैलिड है, तो हम क्या कर सकते हैं, समथिंग इंटू समथिंग हो तो हमारे पास लॉग m प्लस लॉग n लिखा जा सकता है।
मतलब हमारे पास समथिंग इंटू समथिंग लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिखा हुआ हो तो उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस लगाएं। लॉग उनको अलग अलग बांट देता है, प्लस में इंटू को प्लस में ला देता है लॉग। बेटा जैसे लॉग ए एम अपॉन एन अगर है तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा बेस ए। आप समझ रहे हैं बात को? क्या क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास लॉग एम अपॉन एन का क्या हो जाएगा? लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। मतलब अपोन वाले को माइनस में कर देता है लॉग, इंटू वाले को प्लस में कर देता है लॉग। अच्छा दूसरी देखिए, लॉग अगर यहाँ लिखा हुआ है, लॉग यहाँ अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बी। अच्छा बेस चेंजिंग इसे हम बोलते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेटा इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लॉग दिया हुआ हो और उसके बेस से हम कंफर्टेबल ना हो, तो उसके बेस से जो है उसका बेस हमें ऐसा लग रहा हो कि हम इस बेस में यू को यूज करने से हम वैल्यू जानेंगे नहीं। जैसे बेटा आपने ऊपर में देखा ना, बेस 10 हो अगर तो आप इस वैल्यू को जानते हैं, बेस 10 हो तो आप 3 की वैल्यू जानते हैं लॉग में। लेकिन अगर बेस कुछ और हो तो बेटा आप नहीं बता सकते, क्योंकि या तो आपने बेस 10 में किया हुआ है। तो बेटा अगर आप क्या कई बार क्या करते हैं, बेस को चेंज करने की आप कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि हम मैं बेस को चेंज कर लूँगा, अगर मैं बेस को चेंज कर दूंगा तो 10 बना दूंगा। मान लो मेरे पास बेस आया 5, मैंने उसको 10 बना दिया और उसके बाद क्या करूँगा, बेस 10 हुआ तो मैं वैल्यू पता है मुझे, मैंने याद की हुई है पहले से। तो अगर कभी आपको ऐसा फील हो कि बेस चेंज हो गया तो मज़े आ जाएंगे, तो आप उसको कर दें। बेस चेंज करने का क्या है बेटा, जैसे ऊपर वाले को ऊपर में लॉग में लिख दें, बेस को नीचे में लॉग में लिख दें। आर्गुमेंट को ऊपर, बेस को नीचे, और ऊपर नीचे दोनों जगह जो मन करे वो कोई भी एक सेम बेस लगा दें। मान लीजिए ऊपर में मैंने सी लगाया, नीचे में भी सी लगा दीजिए, तो बेटा ये चलेगा। जब आपको अपनी तरफ से बेस लगाने में अच्छा लग रहा हो, मज़े आ रहे हो, आसान बन रहा हो क्वेश्चन, तो आप अपनी तरफ से बेस लगा दें। आर्गुमेंट को ऊपर लिख दें, बेस को नीचे, और अपनी तरफ से कुछ भी नया बेस लगा दें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऊपर भी नीचे भी लेकिन लगाना सेम है बेटा, ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा और देखिए, जैसे कभी कभी अगर बेटा आपको ये वाली फीलिंग आ जाए, कभी कभी अगर आपको ये वाली फीलिंग आ जाए कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये बेस और आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है लॉग ए बी, ठीक है। तो अगर मुझे कभी ये फील हो जाता कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। मान लीजिए आपको फीलिंग हुआ है जो आर्ग्यूमेंट है उसकी जगह बेस बन जाए, बेस की जगह आर्ग्यूमेंट बन जाए तो मज़ा आ जाएगा, उस वैल्यू को मैं जानता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि लॉग 210 की वैल्यू बताइए, ठीक है बेटा, मैंने इसकी आपसे वैल्यू मांग ली। लेकिन आपको क्या दिखा कि यार ये अगर बेस की जगह 10 होता और 2 की, और 2 की जगह 10 होता, 10 की जगह 2 होता, तो इसे मैं जानता था। जैसे अभी अभी हमने देखा ना बेटा, ये बेस में 10 हो और आर्गुमेंट 2 हो तो वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन यहाँ आपस में बदले हुए आ गए। तो अगर कभी आपको ऐसा फील हो कि आर्गुमेंट की जगह बेस और बेस की जगह आर्गुमेंट होने पे इनको आपस में बदल देने से आपका क्वेश्चन आसान बन जा रहा है, तो आप बदलें। तो इसका फॉर्मूला है, जब इन दोनों को आर्गुमेंट और बेस को आपस में बदलना हो तो आप बेटा 1 अपॉन करें और इनको आपस में बदल दें। आप क्या करें, इनको 1 अपॉन करें और आपस में बदल दें। जैसे आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में बदल गए, ए की जगह बी और बी की जगह ए आ गया, और हमने क्या किया बेटा, हमने 1 अपॉन कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो देखो जैसे ये 2 था, ये 10 था, मुझे दिख रहा बेस 10 हो जाए तो मैं वैल्यू जानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा बेटा, 1 अपॉन लिख दूंगा इसको, और लॉग कितना हो जाएगा बेटा, लॉग 10 2 आपस में बदल जाएंगे, और इसको हम जानते हैं बेटा, इसको अभी अभी याद किए थे 0.3010। इसको बेटा आप डिवाइड कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि बेटा इसका क्या रोल है, बेस चेंज करने, बेस और आर्ग्यूमेंट को आपस में बदलने का। ठीक है बेटा। अच्छा मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा इससे रिलेटेड करवा रहा हूँ ताकि फॉर्मूला आपको थोड़े से ध्यान आ जाए, मतलब आपको ये फील हो जाए कि हाँ इनकी जो है रियल में क्या ज़रूरत हमारे पास है। ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब मैं हम लोग अगर पहले बेटा इन सबको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पोस्ट करें और सबको नोट करें, फिर मैं अभी जो है इसको ढक रहा हूँ थोड़ा सा। तो जैसे बेटा मैं इधर पेज रख रहा हूँ, पेपर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे जो है
मैं देखूँ कि इसका कहाँ यूज़ है, इस 6 नंबर का। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या दिखा, मुझे क्वेश्चन दिया गया कि लॉग लॉग 2 3 की वैल्यू बताइए। ठीक है बेटा, आप एक बात बताइए, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यार, ना तो बेस 2 हो या 3 हो, तो यार याद नहीं है, वैल्यू बेस 10 हो तो मज़े आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या देखा था, ए और बी है, अपनी तरफ से बेस लगाना हो तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर लिख दें, नीचे वाले को नीचे लिख दें। तो log 3 को मैंने ऊपर लिख दिया, log 2 को मैंने नीचे लिख दिया, और फिर क्या किया बेटा, फिर मैंने ऊपर भी बेस 10 लगा दिया, नीचे भी, जो अपनी मर्जी से बेस लगा सकते हैं। log 3 की मैंने वैल्यू देखी थी बेस 10 के साथ में 0.4771 लिखाई थी, log 2 की वैल्यू बेस 10 के साथ में log 3 0.3010 लिखाई थी। बेटा दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो समझ रहे हैं, जब ऐसा फील हो कि अगर हम अपनी तरफ से बेस लगा दें तो मज़े आ जाएंगे, हम वैल्यू याद है हमें, ठीक है, या आसान हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप अपनी तरफ से बेस लगाएं, आर्ग्यूमेंट को ऊपर लिख दें, बेस को नीचे लिख दें, और दोनों में अपना कोई नया बेस लगा दें। ठीक है, और देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि log बेस 10 6 बताइए, लेकिन आपको फील हो कि आर्ग्यूमेंट को, अगर जैसे आर्ग्यूमेंट जो है दो चीज़ों की फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर दोनों अलग अलग होती तो मज़ा आ जाता, जैसे log 3 अलग होता, log 2 अलग होता, तो मज़ा आ जाता। तो बेटा इस जैसे ये फॉर्मूला क्या है, log के अंदर अगर दो को प्रोडक्ट में लिखना है तो बाहर अलग अलग log में बढ़ सकता है, लेकिन कैसे बेटा, m मतलब पहले वाले को अलग log, दूसरे वाले को अलग log, बीच में प्लस लगा दें, इनटू को प्लस में बदल देता है log। तो बेटा क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 2, जो बेस पहले से है वही चलेगा। तो log 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4771, इसकी वैल्यू 0.3010। इसे फाइनली आप क्या करना बेटा, ऐड कर देना। ठीक है, और देखिए जैसे m अपॉन n का देखिए, जैसे बेटा हम क्या देखते हैं कि log यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा बेटा मैंने 16। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करें बेटा, जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा, ये पहला वाला, ये एक फॉर्मूला क्या है बेटा, पहला वाला फॉर्मूला देखिए आप ध्यान से, बेस और आर्ग्यूमेंट अगर इक्वल हो तो सबसे अच्छा, ध्यान रखें, एकदम एक सटीक बात लिख लें, यहाँ मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, यहाँ मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, हमेशा कोशिश करना कि बेस एंड आर्ग्यूमेंट बेस एंड आर्ग्यूमेंट इक्वल बन जाएं, बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल बन जाएं, ये हमेशा बेटा आप कोशिश करना। ठीक है, ये एकदम रामबाण है भैया, ये आ गया तो मजे आ गए, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो गया तो सीधे वैल्यू को 1 लिख देंगे, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमेशा कोशिश करना, जैसे मान लीजिए 4 और 16 लिखा हुआ है, तो बेटा मुझे, अगर मुझे दिखा के यार इसको भी मैं 2 की पावर लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 2 की पावर लिख सकता हूँ, या फिर सीधे सीधे 16 को 4 ही बना सकता हूँ, तो बेटा आप ये करें। प्रोडक्ट बेटा हमने देखा था ना, आर्ग्यूमेंट की पावर प्रोडक्ट में आ जाती थी, तो 2 इंटू log 4 और बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो वैल्यू इज़ 1, तो 2 इंटू 1 इज़ 2। तो समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, इन सभी को नोट करना बेटा, सारे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, और देख सकते हैं आप, तो आप कोशिश करना कि बेटा इक्वल बन जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास log यहाँ लिखा हुआ है बेटा कितना, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ बेटा 49। ठीक है, और यहाँ बेटा क्या लिखा हुआ, मान लीजिए मेरे पास 343, ये इसका वो होता है ना 7 का क्यूब शायद। तो बेटा कोशिश करना हमेशा क्या करनी है, अब भैया इतनी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू आ गई, यहाँ 49 है, वहाँ 343, इतनी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू है बेटा कि इनकी तो हम वैल्यू जानते ही नहीं, ना तो इनसे इतने बेस पे, ना ही इतने आर्ग्यूमेंट पे। तो कोशिश करें, जब लग जाए कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, तो पहली कोशिश क्या करनी है कि बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाए। तो बेटा बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, 7 का क्यूब, बेस क्या हो सकता है, 7 स्क्वायर। बेटा हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट की पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और बेस की पावर नीचे में आ जाती है। ठीक है, और बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसे बन गए, तो वैल्यू को क्या हो गया, 3/2 इंटू 1, वैल्यू इज़ 3/2। तो समझ रहे हैं आप बात को, ये सारे एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए बेटा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा क्या करें बेटा, आप जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाए, तो मज़े आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आने लगा होगा कि ये फॉर्मूले कि कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो है कुछ क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, आप ये मत सोचना कि अभी जो है ये सब खत्म हो गया, लोग लोग कम से कम 5 क्लास लेगा या 4 क्लास लेगा। ठीक है बेटा, तो आप तसल्ली से एकदम इन सारे क्वेश्चंस को रफ पे ट्राई करें, अपनी फेयर नोटबुक पे लिखें क्वेश्चंस को,
फ़ॉर्मूला को लिखें। अभी मैं और भी फ़ॉर्मूला लिखाऊँगा, 3-4 फ़ॉर्मूला और हैं, ठीक है? और फिर उन पे भी प्रैक्टिस करेंगे और अभी इन क्वेश्चंस पे भी बहुत सारी प्रैक्टिस अगली क्लास में होनी बाकी है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर हम लोग जो है बेटा आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।